दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपनी बात कही, अपने दिल की बात कही। लेकिन कोरोना संक्रमण के इस काल में कहीं ना कहीं मन की बात से काम नहीं चलने वाला। कहीं ना कहीं जनता के दिल की भी बात होनी चाहिए। देश के भीतर 1,70,00,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी 1,90,000 को पार कर चुका है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश का जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उसके अंदर आमूलचूल जो परिवर्तन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। यदि दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेडिकल जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट ये कहती है, 2016 के करीब की रिपोर्ट है, कि हमारे देश का जो स्टेटिक्स है कि 145वें नंबर पर हमारा देश आता है। 195 देशों में 195 देशों में ये सर्वे हुआ, तो हमारे देश का जो नंबर है वो 145वां है। यानी कि हेल्थ सुविधाओं तक लोगों की रीच की यदि बात की जाए और बर्डन ऑफ डिसीज कंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के अंदर 1990 से लेकर के और 2016 तक हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बदलाव हुआ। यानी कि भारत को पहले यहाँ 24 से 25 के करीब अंक हेल्थ सेक्टर में मिलते थे, वहाँ पर आज 42.2 अंक 2016 की उस रिपोर्ट में दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश के भीतर यदि सरकारी अस्पतालों की मैं बात करूं तो लगभग 32,000 के करीब सरकारी अस्पताल है। लेकिन उन सरकारी अस्पतालों में हाल क्या है ये भी आप समझ लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहूँगा। जो हमारे देश में ओवरऑल चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, जो कुल बेड्स की संख्या है वो इतनी दयनीय है कि एक मरीज के 1600 या 1700 मरीजों के हिस्से में एक बेड आता है। और वहीं पर यदि हमारे पड़ोसी देशों की बात की जाए, जिसमें चीन जैसे देश भी शामिल है, जिसमें इसके अलावा विश्व के यदि अन्य देशों की मैं बात करूं, फ्रांस का मैं जिक्र करूं यहाँ पर, तो फ्रांस में 1,000 की आबादी पर 6.4 और यहाँ पर 1700 की आबादी पर केवल 1। तो ये हमारे देश की स्वास्थ्य की सुविधाओं का हाल है। हमारे देश का बुनियादी ढांचा सब कुछ बयां कर रहा है। इसके अलावा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और हेल्थ बजट भी आप देख लीजिए, 2.23 लाख करोड़ रुपए, यानी जीडीपी का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा हम खर्च करते हैं। आप चीन से तुलना कीजिए, हम तो 2 से 3% के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ बजट है यदि 3% कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2% तक भी वो नहीं पहुंच पा रहा है सही तरीके से। और दोस्तों 6% चीन खर्च करता है। इसके अलावा अमेरिका को तो आप छोड़ ही दीजिए, अमेरिका का तो चाइना को भी डबलिंग करके वो खर्च करता है। तो इस तरीके से जो विकसित देश है, कहीं ना कहीं जो उनका मुख्य लक्ष्य है वो अपने देश की जनता को स्वास्थ्य मुहैया कराना है। लेकिन भारत के अंदर चाहे कितनी भी आप स्कीम बना लीजिए, चाहे कितनी भी आप पॉलिसी बना लीजिए, वो धरातल पर नहीं उतरती। क्योंकि कदम कदम पर राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उसके बाद सामाजिक भ्रष्टाचार है। इन दोनों भ्रष्टाचारों के तले जनता पिसती है। जनता की आकांक्षाएं कहीं ना कहीं धूमिल होती है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, जो कल प्रेजेंटेशन हुई वहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने। नीति आयोग के सदस्यों ने, वीके पॉल ने खासतौर पर इस बात का जिक्र किया कि देश के भीतर मई में कोरोना पीक पर होगा। जैसा कि कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारे देश का क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि 5 से 10 लाख के करीब मरीज आएंगे। तो क्या हम उन सभी सुविधाओं के लिए तैयार है अपने नागरिकों को देने के लिए कि उनका जीवन बेहतर बनाया जा सके। देश में इस वक्त में 40,000 के करीब वेंटिलेटर है। लेकिन यदि वेंटिलेटर्स की भी मैं बात करूं तो 50,000 के करीब अगले 2 महीने में
हमें वेंटिलेटर्स तैयार करने होंगे, वेंटिलेटर्स का निर्माण करना, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं बहुत से इसके कारण हैं। जो बजट सरकार आवंटित करती है, पहली बात तो पर्याप्त नहीं है, दूसरी बात वो सही तरीके से उसका क्रियान्वयन भी नहीं होता। इसके अलावा 70,000 के करीब आईसीयू बेड्स की आवश्यकता है। तो इतने बड़े पैमाने पर आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर पूरे देश के अंदर 70 साल में केवल 40,000 के करीब वेंटिलेटर हो, वहाँ पर 50,000 आप कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों, ये हमारे देश के लिए एक कोरोना सुनामी की तरह हम पर कहर बन के टूट रहा है। कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं की ये आंखें खोलने का काम कर रहा है। हालांकि सरकार ने कई काम करने का प्रयास किया है, जैसा कि ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन से जुड़े हुए उपकरणों से सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा सेस भी, स्वास्थ्य सेस भी वहाँ पर सरकार ने हटाने का 3 महीने के लिए फैसला लिया है। लेकिन ये बातें केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जो बुनियादी ढांचा इस देश का है वो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ वो बयां करता है। आखिर जिस देश में 1,500 से ज़्यादा मरीजों के लिए केवल एक ही नर्स हो, केवल एक ही नर्सिंग स्टाफ का वहाँ पर मेंबर हो, तो उस देश का क्या हो? उस देश को आप किस तरीके से बचाएंगे? खासतौर पर जब ये महामारी ग्रामीण इलाकों में फैल चुकी है और ग्रामीण भारत की हालात काफ़ी दयनीय है। आप जानते ही हैं कि किस तरीके से जो ग्रामीण भारत में रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन का स्तर है वो किस तरह का है। देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, लेकिन उसके पास 80% से ज़्यादा आबादी के पास हेल्थ कवर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के भीतर में जो आंकड़े बताते हैं दोस्तों, लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा में चले जाते हैं, केवल और केवल इस कारण से कि वो अपने जो हेल्थ का खर्चा है, यानी कि जो स्वास्थ्य का खर्चा है, वो वह नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनकी कमर टूट जाती। तो ऐसे में इस देश की स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी गंभीर स्थिति से हम सभी जूझ रहे हैं। सरकारें लगातार घोषणाओं के नए नए पिटारे लेकर के हमारे सामने आती है। इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि हम लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर हैं, लेकिन जो वास्तविकता की भूमि पर कुछ होता हो उस तरीके से दिखाई नहीं देता। भारत आज वास्तव में सरेंडर मोड में है। यदि हमें इस बीमारी से बचना है तो ज़रूरत है एक मजबूत इच्छा शक्ति की, सरकार के द्वारा एक मजबूत संकल्प शक्ति की, एक मजबूत हौसले की पराकाष्ठा की। तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। और आगे बढ़ने का केवल यही मेरा तात्पर्य है कि कोरोना महामारी से कुछ हद तक हम अपनी जान बचा सकते हैं। अन्यथा कल जिस प्रकार से कल क्या ये लगातार ये घटनाएं कमोवेश सामने आ रही है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया और केवल कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने दम तोड़ा, और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, सबसे बड़ी वजह जो रही। तो ऐसे में देश की स्थिति किस ओर देश मुड़ रहा है, इस पर आप विचार कीजिए। और जो आंकड़े मौत के आते हैं या जो सच्चाई हमारे सामने आती है वो सरकारी आंकड़े हैं। कभी भी ज़मीनी हकीकत सरकार के द्वारा जनता को नहीं बताई जाती।